नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के क्वेश्चन। आप करंट अफेयर के क्वेश्चन भी जो है वो कह सकते हैं। ये उत्तीर्ण सीरीज का जो है वो पार्ट है। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ज़रूरी है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, जैसे कि पहले भी करता रहा है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे वो नोट करना है। क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड भी पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट में भी पूछा जा सकता है, तो हमने हर एक तरह के क्वेश्चन को भी कवर करने की कोशिश की है। क्वेश्चन नंबर 1 से जो है वो डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं व्हाट इज इंडियाज रैंक इन रिसेंटली रिलीज्ड वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स। तो बोलते हैं कि हाल ही में जो वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स जो है वो जारी किया गया है, विश्व साइबर अपराध सूचकांक, इसमें भारत का कौन सा स्थान रहा है। देखिए जी, हाल फिलहाल में अभी जो है वो वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स जारी किया गया है। इसमें भारत का स्थान रहा है 10वां स्थान। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। और 10th नंबर जो है वो भारत का रहा है। हम इस इंडेक्स के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ये इंडेक्स जो है वो किसके द्वारा डेवलप किया गया है। ये देखिए जॉइंटली डेवलप किया गया है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के द्वारा और UNSW कैनबेरा के द्वारा। इन दोनों ने मिलकर जॉइंटली जो है वो पार्टनरशिप में जो है वो उसको जारी किया है। इस इंडेक्स में हमें देखने को मिलता है कि 10th नंबर जो है वो अपने देश भारत का रहता है, परंतु टॉप में जो कंट्रीज रही उनका क्या वो कौन कौन सी कंट्रीज है। तो टॉप में जो कंट्रीज रही उसमें यूक्रेन आता है, चाइना आता है, USA आता है, नाइजीरिया आता है, रोमानिया आता है। तो रशिया ने टॉप किया इस इंडेक्स में, ये आपने ध्यान रखना है। रशिया टॉप द इंडेक्स और रशिया को फॉलो किया यूक्रेन ने, चाइना ने, USA ने, नाइजीरिया ने, रोमानिया ने। ये सब यहाँ से इंपॉर्टेंट बनता है। यहाँ से किसने जारी किया, इंडिया का क्या रैंक है, टॉप की कंट्रीज कौन कौन सी हैं। अब यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन बने आपका गलत नहीं हो सकता। हम जानते हैं कुछ ऐसे इंडेक्स, अगर हमने कोई पहले पढ़ रखा है तो वो कौन सा है और उसमें क्या रैंक रहा है। इससे पहले हमें पढ़ा था कि ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स जो है वो निकाला गया है 2024 का। तो ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में हमने देखा था कि इंडिया का क्या रैंक रहा था। इंडिया का 42nd रैंक जो है वो उस इंडेक्स में रहा था। हमने देखा था कि जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स निकाला गया है 2023 का एक, तो CPI इंडेक्स जो निकाला गया है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, उसमें क्या रैंक रहा है। इंडिया का 93 रैंक जो है वो रहा है। तो ये लेटेस्ट आपने 2 इंडेक्स जो है वो याद रखने हैं। इनमें से कोई भी पूछा गया एग्जाम में तो 1-2 नंबर जो है पक्के हो जाएंगे। आगे बोलते हैं सी डोम एयर डिफेंस सिस्टम इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री। तो बोलते हैं कि ये सी डोम जो है वो एक वायु रक्षा प्रणाली है, अभी हाल फिलहाल में चर्चा में थी। तो बोलते हैं कि किस देश के द्वारा जो है वो इसको विकसित किया गया है। देखो सी डोम की अगर हम बात करते हैं ना कि सी डोम किसके द्वारा जो है वो विकसित किया गया है, तो ये इजराइल के द्वारा विकसित किया गया है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। चलिए जी, सही बात है कि इजराइल ने जो है उसको जो है वो क्या किया है, विकसित किया है। हमने क्या कोई इस तरह का पहले भी क्वेश्चन पढ़ रखा है? अगर पढ़ रखा है तो वो कौन सा है? हमने अभी क्या पढ़ा था कि वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल लेजर जो है वो कौन सी कंट्री ने जो है वो डेवलप किया है। तो वो हमने रोमानिया कंट्री जो है वो वहाँ पर पढ़ा था कि रोमानिया ने जो है वो मोस्ट पावरफुल लेजर जो है वो डेवलप किया है। ठीक है जी, एक ये क्वेश्चन हो गया। हम यहाँ पर पढ़ते हैं अस्त्रा मिसाइल के बारे में। अस्त्रा मिसाइल भी कुछ टाइम पहले चर्चा में थी। तो ये अस्त्रा मिसाइल किस तरह की मिसाइल है, ये आपको पता होना चाहिए कि अस्त्रा जो है वो किस तरह की मिसाइल है। तो देखिए, एक मिसाइल होती है सरफेस टू सरफेस, एक होती है सरफेस टू एयर, एक होती है एयर टू सरफेस। तो ये जो अस्त्रा मिसाइल है ना, ये कौन सी है? इनमें से DRDO के द्वारा ये डेवलप की गई है और ये एयर टू एयर मिसाइल है। एयर से एयर में वॉर करने वाली मिसाइल है और ये डेवलप की गई है DRDO के द्वारा। ये भी चर्चा में थी। तो ये 2-3 क्वेश्चन जो यहाँ से बनते हैं मिक्स रूप में आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं। साइमन हैरिस बिकेम द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो बोलते हैं कि साइमन हैरिस जो है वो यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बने हैं, वो कौन सी कंट्री के जो है वो बने हैं। अभी देखिए, हम बात करते हैं कि इंडिया के कोई किसी भी कंट्री के कोई भी ऐसे यंगेस्ट या फिर कोई भी नई अपॉइंटमेंट होती है तो वो हम जानते हैं। हमने साइमन हैरिस के बारे में जाना है। साइमन हैरिस जो है वो आयरलैंड के बने हैं। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। साइमन हैरिस का तो हो गया कि ये आयरलैंड के जो है वो बने हैं। हमने और क्या जाना था? हमने जाना था कि एक तामस सुलियोक हो गए। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इनका नाम, ये हो गए तामस सुलियोक हो गए। ये जो है वो नए प्रेसिडेंट बने हैं, कौन सी कंट्री के बने हैं? तो हंगरी कंट्री के जो है ये नए प्रेसिडेंट जो था वो बने थे। तो इनका हमने जाना था। हमने जाना था पाकिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर का नाम शहबाज शरीफ जो है वो उनका नाम है, वो नाम आपने ध्यान रखना है। हमने जाना था कि बांग्लादेश की भी जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनी है। बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर बनी है उनका क्या नाम है? तो उनका नाम शेख हसीना जो है उनका नाम है। और कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से जो है वो बिलोंग करती हैं? तो अवामी लीग पार्टी से वो बिलोंग करती हैं।
मोहम्मद मुइज़ू हमने जाना था नए प्राइम मिनिस्टर बने थे कहाँ के, मालदीव्स के ये नए प्राइम मिनिस्टर जो था वो बने थे। मोहम्मद मुइज़ू का नाम हमें अक्टूबर में जो था वो पढ़ा था। उससे पहले भी प्रीवियस मंथ में हमने अलग अलग अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो डिस्कस कर रखी हैं। अभी पीजीटी के एग्ज़ाम में जो पूछा गया था वो क्या पूछा गया था, वो यूएई का क्वेश्चन जो है पूछा गया था। यूएई के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम पूछा गया था। तो यूएई के जो प्रेसिडेंट हैं वो मोहम्मद बिन जायद अल नायान थे, वो आपने ध्यान रखना है। हमने तैमूर लिस्ते कंट्री पढ़ रखी है। तैमूर लिस्ते कंट्री का जो है वो राष्ट्रपति कौन है, वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो है खोसे रामोस होर्ता। खोसे रामोस होर्ता जो है हमने तैमूर लिस्ते के पढ़ रखे हैं, उनका नाम नहीं भूलना चाहिए। अब देखो हमने एक क्वेश्चन पढ़ा नहीं है परंतु अभी आपको नोट करना है। ये प्राइम मिनिस्टर है पैलेस्टीन कंट्री के। पैलेस्टीन कंट्री के जो पैलेस्टीन जो कंट्री है वहाँ के प्राइम मिनिस्टर वहाँ के प्राइम मिनिस्टर आपने जानने हैं कौन है। तो पैलेस्टीन कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर है वो है मोहम्मद मुस्तफ़ा। अभी ये मार्च 2024 में ही जो है वो बने हैं, तो इनका नाम आपने ध्यान रखना है। बहुत सारे हो गए, हमने बहुत डिस्कस कर लिया यहाँ से, ठीक है जी। तो ये चीज़ें आपके पास नोटेड होनी चाहिए थी। अगला क्वेश्चन देखें जी क्या बोलते हैं। यहाँ पर बोलते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी का मतलब है एशियन डेवलपमेंट बैंक। बोलते हैं प्रोजेक्ट इंडियाज़ जीडीपी ग्रोथ रेट इन 2024-2025 एट। तो बोलते हैं कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 2024-25 में भारत की जीडीपी का जो वृद्धि का अनुमान लगाया है वो कितना लगाया है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा जो ये अनुमान लगाया गया है वो 7.0% का लगाया गया है, या फिर 7% आप कह लीजिए। ये अनुमान जो है वो यहाँ पर लगाया गया है। यहाँ पर हम देखेंगे कि एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है ना, इसने इंडिया की जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है उसको अपग्रेड कर दिया है। जो फिस्कल ईयर 2024 के एंडिंग तक है ना, और 31 मार्च 2025 तक है, यहाँ पर इन्होंने ना पहले 6.7 प्रेडिक्ट किया था, परंतु अभी इन्होंने 7% जो है वो प्रेडिक्ट कर दिया है। ये आपने ध्यान रखना है, और ये 7% इंपॉर्टेंट हो गया। ये 7% अभी प्रेडिक्ट किया गया है इनके द्वारा। अब हम यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो जानते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक क्वेश्चन बन सकता है इसका एग्जाम में। एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1966 में जो था वो की गई थी। चलो सही बात है, 1966 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर स्थित है वो भी पता होना चाहिए कि इसका जो है वो हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर स्थित है एशियन डेवलपमेंट बैंक का। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के हेडक्वार्टर की अगर बात करते हैं तो फिलीपींस मनीला में जो है वो इसका हेडक्वार्टर स्थित है। तो मनीला यहाँ से ध्यान रखना है। इसकी स्थापना कब की गई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, ये लेटेस्ट 1 क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में बन जाएगा। साथ में आप वर्ल्ड बैंक के बारे में भी जानकारी याद रखिए। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब की गई थी? वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में जो था वो की गई थी। अगर उसके हेडक्वार्टर की हम बात करते हैं कि वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो वाशिंगटन डीसी में जो है इसका हेडक्वार्टर जो है वो स्थित है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर भी पता होना चाहिए। यूएस वाशिंगटन डीसी इसका हेडक्वार्टर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट फ्रॉम एनर्जी कार्गो ट्रैकर वोटेक्सा विच कंट्री हैज ओवरटेकन इंडिया एज द प्राइमरी इंपोर्टर ऑफ रशियन क्रूड ऑयल थ्रू सी रूट। तो बोलते हैं कि ऊर्जा कार्गो ट्रैकर जो वार्केटसा है उसकी एक रिपोर्ट के अनुसार समुद्री मार्गों के माध्यम से जो रूस का जो कच्चा तेल है उसमें जो है वो प्राथमिक जो आयातक है उसके रूप में जो है वो कौन सा देश जो है वो भारत से आगे जो है वो निकल गया है। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि जो रशिया का तेल वहाँ से इंपोर्ट किया जाता है सी रूट से, उसको इंपोर्ट करने में जो है वो इंडिया से आगे कौन सी कंट्री निकल गई है? इंडिया से आगे चाइना जो है वो उसमें निकल गया है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब चाइना सी के थ्रू जो है वो इंडिया से ज़्यादा तेल वहाँ से इंपोर्ट कर रहा है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने के लिए। और क्या क्या बातें हैं यहाँ से हम देखें, अगर किस कंट्री ने कितना ऑयल वहाँ से इंपोर्ट किया, तो अगर हम चाइना की बात करते हैं तो चाइना ने जो है 1.82 मिलियन बैरल पर डे जो है वो रशियन क्रूड ऑयल को जो है वो थ्रू सी जो है वो इंपोर्ट किया है मार्च 2024 में। और अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया ने ये जो है 1.36 मिलियन बैरल पर डे जो है वो इंपोर्ट किया है रशिया से। ये आपने ध्यान रखना है। इससे पहले हम कुछ और जाने, आपने जाना है ओपेक के बारे में। ओपेक भी जो है वो एक इंस्टीट्यूशन है जो तेल की बात करता है। इसका पूरा नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। अगर हम बात करते हैं कि ओपेक की स्थापना जो है वो कब की गई थी, तो ओपेक की स्थापना जो था वो कौन से ईयर में की गई थी? 1960 में जो था वो ओपेक की स्थापना जो था वो की गई थी।
पहला क्वेश्चन ये बन जाएगा कि ओपेक की स्थापना जो था वो कब की गई थी। दूसरा क्वेश्चन ये बन जाएगा कि ओपेक का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर स्थित है। इसका हेडक्वार्टर भी जो है वो इम्पोर्टेंट है कि इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो ऑस्ट्रिया की कैपिटल जो है ना वियना में इसका हेडक्वार्टर जो है वो स्थित है। तो ओपेक के बारे में भी पता चल गया, साथ में अपने रशिया के बारे में भी जान लिया। रशिया से जो सी के थ्रू हम तेल लेते हैं वो चाइना हमसे ज़्यादा ले रहा है, कितना ले रहा है, इंडिया कितना ले रहा है, वो सारा डाटा क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड हेल्थ डे 2024। तो बोलते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ डे 2024 का मनाया गया, इसकी थीम क्या रखी गई थी। अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे 2024 की, तो ये कब मनाया कब जाता है। ये 7 अप्रैल को जो है वो मनाया जाता है, 7 अप्रैल को मनाया गया। इसकी थीम की बात करते हैं कि इसकी थीम क्या रखी गई थी 2024 में। माई हेल्थ माई राइट, ऑप्शन बी जो है वो इसकी थीम रखी गई थी। ठीक है जी, ये इसकी थीम रखी गई थी। अगर हम बात करते हैं कि 2024 में इसकी ये थीम रखी गई थी, 2023 में इसकी थीम क्या रखी गई थी। 2023 में इसकी थीम जो था वो रखी गई थी हेल्थ फॉर ऑल। ये 2023 में जो था वो इसकी थीम रखी गई थी। ये भी आपने ध्यान रखना है। क्यों ये डे 7 अप्रैल को ही जो है वो मनाया जाता है, ये भी पता होना चाहिए कि क्यों जो है वो इस दिन को 7 अप्रैल को ही मनाते हैं। क्योंकि इस दिन WHO की स्थापना हुई थी, जिसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कहते हैं। 7 अप्रैल 1948 को जो है वो इसकी स्थापना की गई थी। इसीलिए जो है वो इस डे को जो है वो 7 अप्रैल को मनाते हैं हेल्थ डे के रूप में। अब देखिए हम इम्पोर्टेंट डे जो अभी मनाए गए, नेशनल मैरीटाइम डे जो है वो ऑब्जर्व किया गया। ये जो है वो 5 अप्रैल को जो है वो ऑब्जर्व किया गया। और इसकी थीम क्या रखी गई थी, थीम इम्पोर्टेंट है। इसकी थीम रखी गई थी नेविगेटिंग द फ्यूचर सेफ्टी फर्स्ट। तो ये रखी गई थी इसकी थीम, नेविगेटिंग द फ्यूचर सेफ्टी फर्स्ट। ये इसकी थीम रखी गई थी 2023 में, 5 अप्रैल को ये मनाया गया। ये आपने ध्यान रखना है। आगे आपने वर्ल्ड होम्योपैथी डे के बारे में ध्यान रखना है। ये वर्ल्ड होम्योपैथी डे अप्रैल महीने की 10 तारीख को जो है वो मनाया गया। अप्रैल की 10 तारीख को मनाया गया। इसकी थीम क्या रखी गई थी, इसकी थीम रखी गई थी 2024 में होम ओपेरिवर वन हेल्थ वन फैमिली। ये इसकी थीम रखी गई थी, वन हेल्थ वन फैमिली होम ओपेरिवर इसकी थीम रखी गई थी। तो ये थीम भी ध्यान रखनी। तो ये 2 इंपॉर्टेंट डेज हो गए वर्ल्ड हेल्थ डे के अलावा, जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। आगे बोलते हैं द लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, जिसको लूपेक्स कहा गया। ये लूपेक्स कहा गया इसको, बोलते हैं इज अ जॉइंट मिशन बिटवीन इसरो एंड। तो बोलते हैं कि जो लूपेक्स है ये जॉइंट मिशन है। एक तो इसमें इसरो इन्वॉल्व है, दूसरा इसमें जो है वो कौन सा इन्वॉल्व है कंट्री या फिर कौन सी स्पेस एजेंसी इसमें इन्वॉल्व है। तो दूसरी जो स्पेस एजेंसी इसमें इन्वॉल्व है ना वो है जाक्सा, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। जाक्सा जो है वो जापान की स्पेस एजेंसी है। तो ये लूपेक्स मिशन में जो है वो इंडिया के साथ जो है वो इन्वॉल्व है। लूपेक्स मिशन का पूरा नाम है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। ये आपने ध्यान रखना है। अगर हम जाक्सा के बारे में या फिर जापान की स्पेस एजेंसी के बारे में जानते हैं तो एक यहाँ का स्लिम भी हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था। स्लिम जो है ये कौन सी कंट्री से एसोसिएटेड है, ये जो है वो जापान कंट्री से ही एसोसिएटेड है। जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा से ही संबंधित है। स्लिम का पूरा नाम क्या है, स्लिम का पूरा नाम है स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून जो है वो इसका पूरा नाम है। और ये जापान से हो गया, जापान की स्पेस एजेंसी जो है वो जाक्सा है। और हम क्या क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, लूपेक्स का हो गया। जाक्सा का पूरा नाम पूछा जा सकता है, पूरा नाम जाक्सा का है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जो है वो इसका पूरा नाम है। अब बोलते हैं, हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि नासा जो है वो किसी कंट्री के साथ मिलकर जो है वो पहला वुडन सैटेलाइट की तैयारी जो है वो कर रहा है। तो देखिए नासा ने जो है वो कौन सी कंट्री की एजेंसी के साथ जो है वो एक जॉइंट रूप से जो है वो वर्ल्ड का फर्स्ट वुडन सैटेलाइट जो है लॉन्च करने की बात कही। तो वो उन्होंने जापान के साथ ही जो था वो कही थी। जापान के साथ मिलकर ही जो है ये संभव इन्होंने करना है। वुडन सैटेलाइट जो होगा, एक अपने वो क्वेश्चन ध्यान रख लेना है। तो ये सारे हो गए इंडिया और जापान के बारे में, इतना काफ़ी है जानने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। ये आ गया जी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, जैसा कि पीजीटी के हिंदी के पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। अब देखो बहुत सारे क्वेश्चन अगर आपको प्रैक्टिस करने हैं ना तो आप हमारी टेस्ट सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। पीजीटी पेपर 1 की ये टेस्ट सीरीज़ है। अब देखो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे ना उतनी ही परफेक्शन होगी। और पेपर में ना परफेक्शन ही है जो आपको सक्सेस दिलाती है और मेरिट लिस्ट में आपका फाइनल नेम जो है वो लेकर आती है।
तो मेरिट लिस्ट में अगर अपना फाइनल नाम चाहते हैं और उस खुशी को अनुभव करना चाहते हैं तो जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी कीजिए। टेस्ट सीरीज हमारे पास है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं स्टेटमेंट 1 में बोलते हैं द 2024 WHO ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट रिलीज्ड बाय WHO की बोलते हैं यहाँ पर पूरा क्वेश्चन देखना कि 2024 की जो ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट थी वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जारी की। दूसरी स्टेटमेंट में बोलते हैं कि अप्रैल 2024 में जाम्बिया ने जो था वो एक नई गोल्ड बैक्ड करेंसी जो है वो जारी की, जिसको उन्होंने जिग नाम जो है वो दिया है। दोनों स्टेटमेंट्स के बारे में जानते हैं। ये जो ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट है ना, ये WHO ही जारी जो है वो करता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ही जो है वो जारी करता है। ठीक है जी, ये आपने ध्यान रखना है। और आपने क्या ध्यान रखना है, ये पहला क्वेश्चन हो गया आपका। अब देखो दूसरा क्वेश्चन आपने ये ध्यान रखना है कि हेपेटाइटिस डे मनाया कब जाता है। वर्ल्ड में हेपेटाइटिस डे भी मनाया जाता है और जुलाई 28 को जो है ये हेपेटाइटिस डे जो है वो मनाया जाता है। ये नोट करें यहाँ पर कि कब ये मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं दूसरी स्टेटमेंट की। दूसरी स्टेटमेंट में बोलते हैं कि जाम्बिया एक कंट्री है, इसने जो है वो गोल्ड बैक्ड करेंसी जो है वो स्वर्ण से एक समर्थित मुद्रा है जिसको लॉन्च किया है और उसका जिग नाम जो है वो रखा है। तो देखो 2024 में ये जारी तो की गई है परंतु जाम्बिया ने नहीं की है। जिग नाम है इसका, जाम्बिया ने नहीं की है, ये जिम्बाब्वे कंट्री ने जो है वो की है। ये दोनों कंट्रीज अलग अलग हैं, यहाँ पर डिटेल से जानेंगे हम। अब कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, तो देखिए स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट थी, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट थी। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। यहाँ पर देखें डिटेल में बोलते हैं अप्रैल 2024 में जिम्बाब्वे ने जो है वो एक गोल्ड बैक्ड करेंसी इशू की है जिसको जिग नाम जो है वो दिया गया है। ये जो जिग नाम इसको दिया गया है इसका नाम ही जिम्बाब्वे गोल्ड है, इसलिए इसको जिग नाम जो है वो दिया गया है। अगर हम बात करते हैं कि ये जिम्बाब्वे कंट्री है, इसकी राजधानी जो है वो कहाँ पर है, तो इसकी राजधानी जो है वो हरारे में स्थित है। कहाँ पर, हरारे में जो है वो इसकी राजधानी जो है वो स्थित है। हिंदी में लिखेंगे इसको हरारे ऐसे, ये आपने ध्यान रखना। और जाम्बिया कंट्री भी तो हमने पढ़ी, जाम्बिया कंट्री की कैपिटल जो है वो कहाँ पर स्थित है वो भी पता होना चाहिए। तो जाम्बिया कंट्री की कैपिटल है लुसाका में। लुसाका जो है वो जाम्बिया की कैपिटल है। तो इनकी कैपिटल जो है वो पूछी जाती हैं पेपर में। इनफैक्ट आई थिंक पूछी भी गई हैं पहले, शायद HPSSC के एग्ज़ाम में पूछी गई होंगी। तो अभी पब्लिक सर्विस कमीशन किसी भी एग्ज़ाम में कुछ भी पूछ सकता है, तो उसके लिए प्रिपेयर आपको रहना है पूरी तरह से। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं विच डिजीज डज पिंक रिबन सिग्निफाई। देखो ये है नेशनल इंटरनेशनल अफेयर का क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं नेशनल इंटरनेशनल अफेयर में। हमने पहले भी एक ऐसा क्वेश्चन डिस्कस किया था, उत्तीर्ण सीरीज में ही लास्ट में ऐसे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। डायरेक्टली वैसा ही क्वेश्चन सेम टू सेम ना पेपर में पूछा गया था अभी PGT फिजिक्स के पेपर में। तो वो आपने देखा कि कितनी हेल्प मिलती है। क्वेश्चन क्या था वो, क्वेश्चन था वो कि ग्रेट मॉस्क्यू ऑफ किल्वा जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो ग्रेट मॉस्क्यू ऑफ किल्वा हमने पढ़ा था तंजानिया में स्थित है। तो ऐसा ही क्वेश्चन अभी पेपर PGT फिजिक्स के पेपर में पूरा पूछा गया था, हमने उत्तीर्ण सीरीज में डिस्कस किया था। अभी देखें बोलते हैं विच डिजीज डज पिंक रिबन सिग्निफाई। तो बोलते हैं कि पिंक रिबन जो गुलाबी रिबन है वो किस बीमारी को जो है ये प्रतीत करता है या किस बीमारी का जो है ये प्रतीक है। अगर हम बात करते हैं ना पिंक रिबन की, तो पिंक रिबन जो है वो कौन सी बीमारी को जो है वो डिनोट करता है, तो ये जो है वो ब्रेस्ट कैंसर को जो है वो डिनोट करता है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। देखिए ये आपने ध्यान रखना है। अगर हम यहाँ से कुछ और भी जाने तो एक क्वेश्चन तो यही बन जाएगा कि कैंसर डे मनाया जाता है, कैंसर डे जो है वो कब मनाया जाता है और इसकी 2024 में थीम क्या थी। कैंसर डे देखो अभी कब मनाया जाता है पहले ये हम जानते हैं। तो ये कैंसर डे मनाया जाता है फरवरी महीने में। कैंसर डे 2024 की थीम क्या थी, इसकी थीम थी क्लोज द केयर गैप। क्लोज द केयर गैप यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये इसकी थीम जो था वो थी। तो पिंक रिबन कौन सी बीमारी को, ब्रेस्ट कैंसर को। ये क्लोज द केयर गैप कैंसर डे की थीम रखी गई थी। कैंसर डे मनाया कब जाता है, तो कैंसर डे जो है ये 4 फरवरी को जो है वो कैंसर डे मनाया जाता है। ये आप ध्यान रखना, 3 नहीं 4 फरवरी को जो है ये मनाया जाता है। मैंने 3 गलत बोल दिया, 4 फरवरी को ये मनाया जाता है। क्लोज द केयर गैप इसकी थीम रखी गई थी। अब यहाँ से कोई डाउट नहीं बचना चाहिए, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 4 फरवरी को जो था ये मनाया गया और क्लोज द केयर गैप 2024 में इसकी थीम जो था वो रखी गई थी। कब मनाया जाता है, ऐसे ही कंफ्यूजन होता है एग्जाम में, कई बार कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एग्जैक्टली चीज़ें ध्यान होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस रुमटेक मोनेस्ट्री। तो बोलते हैं रुमटेक मोनेस्ट्री जो है वो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जो है वो स्थित है।
अगर हम बात करते हैं कि ये रुमटेक मोनेस्ट्री जो है वो कहाँ पर स्थित है, रुमटेक मोनेस्ट्री जो है वो इम्पॉर्टेंट है और ये मोनेस्ट्री जो है वो कहाँ पर स्थित है, सिक्किम में जो है वो स्थित है। ये आप ध्यान रखें रुमटेक मोनेस्ट्री के बारे में। सिक्किम इसका गंगटोक सिक्किम में जो है ये स्थित है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर आ जाएगा। रुमटेक मोनेस्ट्री के बारे में पता चल गया। इस मोनेस्ट्री को धर्मचक्र सेंटर भी जो है वो बोला जाता है। धर्मचक्र सेंटर इसको बोला जाता है, कहाँ पर स्थित है, सिक्किम में जो है वो स्थित है। ऐसी कोई इंपॉर्टेंट मोनेस्ट्री हो गई जो याद रखनी है आपको। एक देखो तवांग मोनेस्ट्री हो गया। तवांग मोनेस्ट्री जो है वो अरुणाचल प्रदेश में जो है वो स्थित है, वो आपने ध्यान रखना है। एक घुम मोनेस्ट्री हो गया, GHWM। घुम मोनेस्ट्री जो है ये दार्जिलिंग में जो है वो स्थित है। दार्जिलिंग सिक्किम में ही जो है वो पड़ता है, जहाँ पर ये स्थित। दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में जो है वो पड़ता है, वहाँ पर ये स्थित है। इसी तरह एक हेमिस मोनेस्ट्री भी जो है वो है। हेमिस मोनेस्ट्री लद्दाख में पड़ती है। अपनी ताबो मोनेस्ट्री तो हिमाचल की पता ही है, ताबो मोनेस्ट्री हिमाचल में पड़ती है और ताबो को अजंता ऑफ हिमालयस भी कहा जाता है। एक दुबदी मोनेस्ट्री है, दुबदी मोनेस्ट्री सिक्किम में जो है वो पड़ती है, वो आपने ध्यान रखना है। माथो मोनेस्ट्री है, माथो मोनेस्ट्री जो है ये भी इंपॉर्टेंट मोनेस्ट्री है और ये मोनेस्ट्री जो है वो कहाँ पर स्थित है, ये लद्दाख में जो है वो स्थित है। इंपॉर्टेंट मोनेस्ट्री, ये लद्दाख की इंपॉर्टेंट मोनेस्ट्री हो गई। तो ये मोनेस्ट्रीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है जी। हिमाचल में तो हमारे बहुत सारी अलग अलग मोनेस्ट्रीज जो है वो स्थित हैं। तो अलग अलग मोनेस्ट्रीज हम अलग अलग टाइम में पढ़ते रहते हैं जब हिमाचल जीके जो है वो डिस्कस करते हैं, परंतु ये आपने इंडिया लेवल पर जो है वो कुछ एक मोनेस्ट्रीज जो है वो जान ली। सुनना ज़रूरी था इन मोनेस्ट्रीज को, सुनी होती हैं तो एटलीस्ट एग्जाम में कुछ तो याद आ जाता है और ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाते हैं, नहीं तो ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखें, उससे पहले देखो अलाइड सर्विसेज की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो अलाइड सर्विसेज की टेस्ट सीरीज, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अलाइड के बारे में मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ क्योंकि ये टेस्ट सीरीज ऐसी है या हर एक एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करेगी। जितनी आप अलाइड की तैयारी करेंगे उतनी बाकी एग्जाम्स की तैयारी भी आपके साथ में हो जाएगी। नाम ही ऐसा रखा गया है अलाइड सर्विसेज। अलाइड का मतलब क्या हुआ कि जो HS के अलावा छोटी छोटी सर्विसेज और भी आती हैं वो सच में कवर हो जाती हैं यहाँ से, अगर आप ऑनेस्टली सीरियसली जो है वो तैयारी करते हैं। क्वेश्चन देखें जी, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, GI टैग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलते हैं कठिया गेहूं रिसेंटली गॉट GI टैग बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट। तो बोलते हैं कि हाल ही में GI टैग दिया गया है, ये जो काठिया गेहूं है इसको जो है वो GI टैग दिया गया है, परंतु ये कौन से स्टेट का जो है ये काठिया गेहूं है जिसको ये GI टैग जो है वो मिला है, कौन से स्टेट में जो है ये उगाया जाता है। 4 ऑप्शंस आपके पास दी गई हैं, आपको कमेंट करके अभी आंसर बताना है कि ये कौन से स्टेट का जो है वो इम्पोर्टेंट GI टैग है। और देखिए जी, अगर आपने हमें टेलीग्राम पर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो अपना टेलीग्राम ओपन कीजिए, वहाँ से सर्च कीजिए इस तरह से @tallexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम पर हर एक इंपॉर्टेंट PDF आपको मिल जाएगी जो आपके एग्जाम में हेल्प करती है, चाहे वो PGT के पेपरों की PDF हो गई, आंसर की PDF हो गई या कोई और इम्पोर्टेंट PDF वीडियोस की हो गई, वो सारी आपको वहाँ पर मिल जाएंगी जो एग्जाम में आपकी पूरी हेल्प जो है वो करेंगी। बाकी मैंने आपको बता दिया है, टेस्ट सीरीज के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिए गए, वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।